लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया था, उसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। बस केवल 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं टाइप ऑफ माइटोसिस के। तो हेडिंग डालें टाइप ऑफ माइटोसिस। टाइप ऑफ माइटोसिस, और एक टाइप लिख लीजिए जिसको कहते हैं ए माइटोसिस। ए माइटोसिस प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन मिलेगा ए माइटोसिस का, जरा देख लीजिए क्या है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जितनी माइटोसिस पढ़ी है उसमें यह पढ़ा है कि किसी सेल में जब कैरियोकाइनेसिस होती है तो कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, और कैरियोकाइनेसिस में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, स्पिंडल अपैरेटस बनेंगे। और स्पिंडल अपैरेटस बनने का जो मेन फायदा है वो ये होता है कि क्रोमोसोम का बंटवारा बिल्कुल बराबर होता है, जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल बराबर बढ़ता है। जो डॉटर सेल बनती हैं उनका जेनेटिक मटेरियल पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल होता है। लेकिन जब ये सब चीजें नहीं थी और माइटोसिस शुरू हो गई थी तो ये वास्तव में प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लेते ये कोई सेल है और ये मान लेते उसका न्यूक्लियस है और इसका डिवीजन होना है, तो धीरे से फरो बन जाती है, मतलब साइटोप्लाज्म में फरो बन जाती है और न्यूक्लियस में भी फरो बन जाती है इस टाइप की। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूक्लियस भी 2 भागों में बट जाएगा। लेकिन चाहे जितना बढ़िया बांटो, एग्जैक्ट 2 बराबर भागों में बट नहीं पाता है। तो ये वास्तव में प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस है जिसमें स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर नहीं होती होगी, तो ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है और ना ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सेल डिवाइड कर जाती है क्योंकि न्यूक्लियस डायरेक्ट डिवाइड कर जाता है। इसी नाते इसका नाम क्या है, ए माइटोसिस। तो एक लाइन केवल लिख लीजिए, प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस in which cell directly divide into 2 daughter cell without formation of spindle apparatus and without nuclear membrane डिसअपीयरेंस। न्यूक्लियस डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। दूसरा है इक्सोमाइटोसिस। इसी का दूसरा नाम ओपन माइटोसिस भी है। यही नॉर्मल माइटोसिस है। नॉर्मल माइटोसिस जो आप पढ़ते हो, जिसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना इस माइटोसिस की पहचान है। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाए और उसके प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो, वही नॉर्मल माइटोसिस, उसी को एक्सोमाइटोसिस या इसी का नाम ओपन माइटोसिस है। तो ये है क्या,
तो कहोगे नॉर्मल माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappear in कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाए और क्रोमोसोम है साइटोप्लाज्म में आ जाए, उसी को हम एक्सोमाइटोसिस या ओपन माइटोसिस कहते हैं, और यही सामान्य माइटोसिस है। तीसरी है इंडोमाइटोसिस। इसी को क्लोज माइटोसिस भी कहते हैं। ये स्पेशल माइटोसिस है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है, लेकिन प्रॉपर बाकी सब कुछ स्पिंडल फाइबर वगैरह बनेगा, डिवीजन बराबर होता है। मतलब ये ए माइटोसिस नहीं है, ये कुछ फंजाई में और कुछ एल्गी में होते हैं। कुछ फंजाई और कुछ एल्गी में एक विशेष माइटोसिस होती है जिसमें कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है। तो स्पेशल माइटोसिस in which nuclear membrane do not disappear in कैरियोकाइनेसिस। और इसका एग्जाम्पल है some fungi and some algae। अगर आपने सुना होगा डाइनोमाइटोसिस, तो वो इसी टाइप का है, एंडोमाइटोसिस का है। या कैरियोक्रोसिस सुना होगा, कैरियोक्रोसिस वो भी इसी का एग्जाम्पल है। कैरियोक्रोसिस फंजाई में होता है। और एल्गी में डाइनोमाइटोसिस होता है। तो इस तरीके से माइटोसिस कंप्लीट हो गया है। और एनसीईआरटी में हेडिंग डालिए मियोसिस, हेडिंग डालिए मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। अभी लिखे नहीं, जरा देख ले। एनसीईआरटी में इसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन कर रहा है, तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां फ्यूजन ऑफ गैमीट जरूर होगा। गैमीट फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रायो बनेगा, फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान है फ्यूजन, अभी लिखिए नहीं, ऑफ
हैप्लॉइड गैमीट, गैमीट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, और उसके बाद एम्ब्रायो बनेगा, और उसके बाद फिर यंग वन बन जाएगा, प्रोजनी। ऐसे ही चलता रहेगा, यंग वन ग्रो करेंगे, फिर से हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे, फिर से जाइगोट बनेगा। तो सारा खेल ये है कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसकी खास बात है कि वो क्या है, डिप्लॉयड है, जबकि गैमीट की खास बात है कि वो क्या है, हैप्लॉयड है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जो किसी पर्टिकुलर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉयड गैमीट बना रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई तरीका तो होना ही चाहिए। तो तरीका देखो क्या है, इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमीट फार्मिंग सेल होगी, जो कि क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, और इसी से बनेगा क्या, गैमीट, जो कि क्या होगा, हैप्लॉयड। जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई सेल है जिसके पास 2n संख्या क्रोमोसोम है और ये डिवीजन करेंगे और ये तो क्या बन गए, इसके पास भी क्या है, n, और इसके पास क्या है। तो ऐसा कोई भी तरीका जो किसी पर्टिकुलर पेरेंट सेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या को आधा कर दे, आधा करने को ही रिडक्शन कहते हैं। इसी नाते इसका नाम रिडक्शन, डिवीजन या मियोसिस। तो यहाँ जो भी डिवीजन हो रहा है वही क्या है, मियोसिस। अच्छा चलो ठीक है, 2n से n बना लिया, यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब अगर आप फर्टिलाइजेशन ना करें, इससे सीधे इम्ब्रायो बना ले, तो अगर सीधे इम्ब्रायो बनाएंगे तो इम्ब्रायो n का होगा, कल को जब वो फिर से मियोसिस करेगा तो गैमीट n/2 के बनेंगे, फिर इम्ब्रायो n/2 का बनेगा, फिर वो मियोसिस करेगा तो n/4 के। अगर ऐसे होता रहा तो एक ना एक दिन क्रोमोसोम खत्म हो जाएंगे। तो इसका हल क्या है, तो इसका हल यह है कि इन दोनों को फ्यूज कर दीजिए और क्या बना लीजिए, 2n, और यहां जो घटना होगी उसे क्या कहोगे, फर्टिलाइजेशन। तो मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों का मतलब समझ लो। मियोसिस का मतलब यह है कि जीवन में हैप्लॉइड फेज लाना, और फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि वापस क्या बना देना, डिप्लॉयड बना देना। तो ये दोनों लाइनें एनसीईआरटी में लिखी है। मियोसिस इंश्योर करता है कि हैप्लॉइड फेज बन जाए, और फर्टिलाइजेशन ये इंश्योर करता है कि फिर से क्या हो जाए, डिप्लॉयड फेज हो जाए। तो मियोसिस क्या इंश्योर करेगा, हैप्लॉइड फेज, अभी बेटा लिखो नहीं, इन लाइफ साइकिल। जबकि अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये इंश्योर करेगा डिप्लॉयड फेज इन लाइफ साइकिल। तो फिर आकर के अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए कि मियोसिस है क्या, तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई भी डिवीजन जो किसी पर्टिकुलर पेरेंट सेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या को क्या कर दे, आधा कर दे, उसी का नाम चाहे मियोसिस कह दो और चाहे उसको क्या कह दो, रिडक्शन, डिवीजन कह दो। तो इसके आगे लिख लेंगे ये क्या है, तो ये डिवीजन है जो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा क्रोमोसोम नंबर कितना, टू हाफ ऑफ पेरेंट। अगर पेरेंट का आधा कर देगा तो उसी का नाम क्या है, रिडक्शन, डिवीजन। किसी पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में रिडक्शन, डिवीजन या मियोसिस की आवश्यकता किसके लिए है, तो याद रखेंगे फॉर
गैमेटोजेनेसिस। गैमीट बनाने के लिए इस रिडक्शन डिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। एक दूसरा क्वेश्चन, जो मियोसिस है ये सुनिश्चित करती है कि जीवन में कौन सा फेज आ जाए, हेप्लॉइड फेज आ जाए, और फर्टिलाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि फिर से क्या हो जाए, डिप्लॉइड फेज हो जाए। इतना लिखो। लिख लिया? अगर लिख लिए तो जरा एनसीईआरटी खोलें, पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। लिख लिया? लिखा है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी शर्त है कि क्या होगा, फ्यूजन ऑफ दो गैमीट और दोनों में क्या होगा, हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमीट कहाँ से बनेंगे, तो किसी एक स्पेशल डिप्लॉइड सेल से बनेंगे। दिस स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन, हाईलाइट कर लो, जो रिड्यूस कर दे क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ और बनाए क्या, हेप्लॉइड डॉटर सेल। उसी का नाम क्या रखोगे, मियोसिस रखोगे। ये लाइन टिक कर लो। मियोसिस ये सुनिश्चित करता है किसका, हेप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल। किसमें, किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। फिर टिक कर लो, फर्टिलाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि रीस्टोर हो जाए क्या, डिप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल। हमको मियोसिस कब देखने को मिलती है, तो कहोगे गैमेटोजेनेसिस में देखने को मिलती है, एनिमल में भी और प्लांट में भी। और हमको फिर मिलेंगे क्या, हेप्लॉइड गैमीट मिलेंगे। यहाँ लिखा है द की फीचर ऑफ मियोसिस, तो साइड हेडिंग डालिए की फीचर ऑफ मियोसिस, की फीचर ऑफ मियोसिस। और ये जो 4 लाइनें लिखी हैं, इससे बहुत सारे सवाल डिजाइन होते हैं। पिछले साल एक क्वेश्चन इन 4 लाइनों से आया था, तो पहले समझ लेंगे फिर पढ़ेंगे इसको। की फीचर ऑफ मियोसिस, कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। पहला जो की फीचर है कि जो मियोसिस होती है इसके 2 पार्ट होते हैं। अभी लिखेंगे कुछ नहीं। एक है मियोसिस 1 और एक है मियोसिस 2, फर्स्ट और सेकेंड। ये जो मियोसिस फर्स्ट है यही वसली में रिडक्शन डिवीजन है। असली में रिडक्शन डिवीजन का मतलब है यही वो डिवीजन है जो क्रोमोसोम की संख्या आधा करता है, जबकि ये असली में रिडक्शन डिवीजन नहीं है, ये इक्वेशनल डिवीजन है। वैसे समझ में आएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है जो 2n है, ये पहले मियोसिस 1 करेगी, ये मियोसिस 1 किया और दोनों सेल किसकी बन गई, हेप्लॉइड की बन गई। इसके बाद ये दोनों सेल किस में जाएंगी, तो कहोगे ये मियोसिस 2 में जाएंगे, और इससे 2 सेल और इससे भी 2 सेल बनेंगे, और सभी सेल n की होंगी, ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n। ये क्या है, तो कहोगे मियोसिस फर्स्ट है, और ये क्या है, तो कहोगे मियोसिस सेकेंड है। बोलचाल की भाषा में
इसको रिडक्शन डिवीजन 1 कहते हैं, इसको रिडक्शन डिवीजन 2 कहते हैं। तो सिंपली का मतलब ये है, जब कभी मियोसिस होगा तो मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा। ये रिडक्शनल डिवीजन है, ये इक्वेशनल डिवीजन है। मतलब जैसे माइटोसिस होता है, एज लाइक माइटोसिस। क्यों भाई, एन की सेल थी और एन की सेल बनी है तो माइटोसिस ही तो हुआ। तो जैसे माइटोसिस होता वैसे ही होता है, इसी नाते इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। एक सवाल। दूसरा चीज जो दिख रही है भाई, पहली बार डिवीजन हुआ, सेल बनी, इसका मतलब 2 बार कैरियोकाइनेसिस हुआ, इसका मतलब ये एक कैरियोकाइनेसिस हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस भी हुआ होगा, फिर दोबारा भी तो कैरियोकाइनेसिस हुआ है और साइटोकाइनेसिस हुआ है। इसका मतलब है कि 2 बार सेल का डिवीजन होगा और 2 बार न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा। सेल डिवीजन का मतलब साइटोकाइनेसिस कह सकते हो, न्यूक्लियर डिवीजन तो है ही। तो जब कभी मियोसिस होती है तो मियोसिस की खास बात यह है कि 2 साइकिल चलती हैं। किसकी? न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन। लेकिन याद रखिएगा, इधर देखिए, यहां 2n से n हुआ है, इसका मतलब इसके पहले रिप्लिकेशन कुछ हुआ जरूर होगा। मियोसिस 1 के पहले तो रिप्लिकेशन होता है, लेकिन मियोसिस 2 के पहले रिप्लिकेशन नहीं होता है। रेप्लिकेशन केवल एक बार होगा और बंटवारा 2 बार होगा। तो मियोसिस की दूसरी पहचान है, केवल एक ही साइकिल चलेगी। किसकी? डीएनए के रेप्लिकेशन। और देखो, जब मियोसिस 1 खत्म होगी तो कितनी हेप्लॉइड सेल मिलेंगी? 2 हेप्लॉइड सेल मिलेंगी। और जब मियोसिस 2 खत्म होगी तो 4 हेप्लॉइड। तो तीसरी खास बात यह है, एंड ऑफ, अभी लिखिएगा नहीं, सुनते रहिएगा। मियोसिस 1 क्या मिलेगा? दो हेप्लॉइड सेल। लेकिन अगर एंड ऑफ मियोसिस 2 हो रहा है तो क्या मिलेगा? तो कहोगे 4 हेप्लॉइड सेल। एक और क्वेश्चन भाई, मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है, तो मियोसिस 1 का मतलब डिवीजन करने जा रहे हैं, तो इससे पहले क्या होगा? तो देखो पहले क्या होगा, तो वास्तव में पहले होता है इंटरफेज, उसके बाद आएगी मियोसिस 1 और उसके बाद आएगा इंटरकाइनेसिस और उसके बाद होगी मियोसिस 2। एक और अंतर देख लीजिए, इंटरफेज की पहचान है कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा और इंटरकाइनेसिस की पहचान है कि इसमें नहीं होगा डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मियोसिस 1 कब होगी, तो कहोगे जब तक क्या नहीं हो जाएगा, पेरेंटल क्रोमोसोम के डीएनए का रेप्लिकेशन ना हो जाए। और मियोसिस 2 के पहले डीएनए रेप्लिकेशन कंपलसरी नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा है मियोसिस 1 इनिशिएटेड आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम। अगर पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं हुए तो मियोसिस 1 शुरू नहीं होगी, लेकिन मियोसिस 2 हो जाएगी क्योंकि रेप्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इतना लिख लो, तब आगे बढ़ते हैं। इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में क्या अंतर? तो कहोगे एक होती है मियोसिस 1 के पहले, एक होती है मियोसिस 2 के पहले।
एक में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, लेकिन कुछ समानता भी है। जैसे प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस, यहां भी होती है, और प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस यहां भी होती है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, मियोसिस 1 कब शुरू होगी? तो कहोगे जब पेरेंटल क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब पेरेंटल क्रोमोसोम डुप्लीकेट कहो चाहे डीएनए रेप्लिकेट कहो, या ये भी कह सकते हो कि सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे क्रोमेटिड अभी नहीं बने क्योंकि क्रोमोसोम ही अभी नहीं बना है, लेकिन माना जाता है। लिखिए आगे बढ़े, तो ये लाइन लिख लीजिए, मियोसिस 1 इनिशिएट आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम डुप्लीकेट एंड प्रोडक्शन हो जाएगा ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन मियोसिस 2 कब शुरू हो जाएगा? तो कहोगे इनिशिएट विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन। यहां कुछ कॉन्सेप्ट है, जरा देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल इंटरफेज में जाएगी। आराम से बताएंगे। इंटरफेज के पहले और इंटरफेज के बाद में अंतर रहेगा। जैसे यहां अगर का कंटेंट 2C होगा, इंटरफेज के दौरान 4C हो जाएगा। क्रोमोसोम की संख्या यदि 2n रही होगी तो यहां कितनी रहेगी? 2n ही रहेगी, उससे कोई बदलाव नहीं आएगा। इंटरफेज के बाद होगी मियोसिस 1। तो जब मियोसिस 1 होगी तो स्थिति यह हो जाएगी कि मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद की सेल की स्थिति आपको बतानी है, तो डायग्राम को समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेल थी, इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। इंटरफेज हो गया, सेल अभी भी वही रहेगी, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। लेकिन यदि ये मियोसिस 1 पूरी कर लेगी, तो जैसे ही मियोसिस 1 पूरी करेगी, देखिएगा ध्यान से, 2n की संख्या क्या हो जाएगी? 2n की संख्या तो n हो जाएगी। तो आपको इसे बताना है कि देखिए इसके पास था कितना? 4C। अब यहां बताओ कितना होगा? तो यहां अभी भी क्या रहेगा? इसके पास 2C और इसके पास भी क्या रहेगा? 2C। यहां हुआ क्या है? मियोसिस 1 हुआ है। तो मियोसिस 1 के पहले जो सेल है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n, डीएनए की संख्या या काउंट 4C था। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, सेल में डीएनए की संख्या कितनी हो गई? 2C हो गई, लेकिन क्रोमोसोम संख्या n। अब इसके बाद क्या करोगे आप?
इंटरकाइनेसिस करोगे, कर लेते हैं। अगर सेल की इंटरकाइनेसिस कर ली जाए तो सेल का हाल क्या रहेगा? इंटरकाइनेसिस के बाद तो ये एन थी एन ही रहेगी, ये एन थी एन ही रहेगी, ये 2C थी 2C ही रहेगी, ये 2C थी 2C ही रहेगी। फिर देखो, अब उसके बाद इसका डिवीजन कर देते हैं। इससे भी 2 सेल बन जाएंगी और इससे भी 2 सेल बन जाएंगी। घटना कौन हुई? मियोसिस 2 ये घटना है। जरा बताओ कितना कितना होगा? इसके पास क्रोमोसोम संख्या n है तो यहां भी क्या होगा? n, यहां भी क्या होगा? n। इसके पास n है, यहां भी n, यहां भी n। बस c का बता दो। यहां 2C था तो इसके पास कितना बचेगा? c। इसके पास कितना बचेगा? इधर लिख लेते हैं। यहां कितना बचेगा? c। यहां कितना बचेगा? c। यहां कितना बचेगा? c। यहां कितना बचेगा? c। अगर ध्यान से देखें तो शुरू कहां से किए थे? शुरू किए थे 4C से और पहुंच कहां गए हैं? C पहुंच गए हैं। कल को जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा? एन एन मिल करके क्या हो जाएंगे? 2n और सी सी मिल के क्या हो जाएंगे? 2 से। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछता है कि मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल में मियोसिस के बाद 4 पिकोग्राम डीएनए है तो बताओ शुरुआत में कितना रहा होगा? तो जो भी यहाँ डीएनए होता उसका 1/4 यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ 4C है तो यहाँ कितना है? C। और अगर यहाँ 4 है तो यहाँ कितना रहा होगा? 16 रहा होगा। अगर यहाँ 16 रहा होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। पैरेंटल सेल होगी, फिर वो इंटरफेज में जाएगी, फिर वो मियोसिस में, फिर वो इंटरकाइनेसिस में, फिर वो मियोसिस में, फिर क्या बन जाएंगी? डॉटर सेल बन जाएंगी। पेरेंटल 2C होती है, 2n होती है, लेकिन इंटरफेज के दौरान ये 4C और 2n हो जाती है। यहां शुरू करते हैं। सेल 2n में है और 2C में है, ठीक है। जैसे इंटरफेज गुजरेगा ये 2n ही रहेगी, लेकिन 2C से 4C। पहली मियोसिस करेंगे, 2 सेल बनेंगी, दोनों के पास n होगा, लेकिन 4C का आधा 2C यहाँ, 4C का आधा 2C यहाँ हो जाएगा। इंटरकाइनेसिस के दौरान कुछ नहीं होगा, n से n ही रहेगा, 2C से 2C ही रहेगा, n से n ही रहेगा, 2C से 2C रहेगा। लेकिन जब मियोसिस 2 करेंगे n से n बनेगा, लेकिन 2C से क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। तो सारी डॉटर सेल के पास डीएनए का जो कंटेंट होगा वो पेरेंटल सेल का कितना होगा? तो कहोगे 1/4। यहाँ 4C लेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा? C। आया हुआ सवाल है कि शुरुआत में 16 पिकोग्राम डीएनए है, बताओ गैमीट के पास कितना पिकोग्राम डीएनए होगा? तो जितना होगा उसका 1/4 कर देंगे। लिखो, ये जो एनसीईआरटी में की फीचर लिखी है उसमें एक लाइन और लिखी है। लाइन ये है कि जब मियोसिस 1 कंप्लीट होंगी तो कितनी हेप्लॉइड सेल मिलेंगी और मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो कितनी हेप्लॉइड सेल मिलेंगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया, एक लाइन वो लिखी है। एक लाइन और लिखी जिसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है। मियोसिस की पहचान है। जब हम मियोसिस की कहते हैं तो माइटोसिस के रेस्पेक्ट में कहते हैं। मियोसिस की पहचान है क्रोमोसोम की पेयरिंग होना। कब पेयरिंग होगी भी आगे समझ आएगा। मियोसिस की पहचान है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना या क्रॉसिंग ओवर होना, ये भी आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। जब क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी तो सेपरेशन भी तो होगा। तो क्रोमोसोम की पेयरिंग होना, रिकॉम्बिनेशन होना और क्रोमोसोम का अलग होना, ये तीनों पहचान है किसकी? मियोसिस की। एक लाइन और लिख लीजिए। मियोसिस की पहचान है पेयरिंग। ये आप रट लेंगे, अभी आगे समझ में आ जाएगा। होमोलागस
क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन, चाहे रिकॉम्बिनेशन कहो चाहे क्रॉसिंग ओवर कहो, किसके बीच, बिटवीन, अभी रट लेंगे आगे समझ में आएगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। और तीसरी पहचान है, सेपरेशन भी तो होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम माइटोसिस पढ़ेंगे तो माइटोसिस में नहीं होगा नो पेयरिंग। एक्चुअली हो क्या रहा है, एग्जामिनर कंपेयर के बहुत सवाल पूछ रहा है। नो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, और इसी नाते नहीं होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। तो कंक्लूसिव लाइनें याद रखेंगे, 5-6 लाइनें हैं। पहला सवाल, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, मतलब 2 पार्ट में होगा। दूसरा सवाल, मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन, 2 बार सेल का डिवीजन, 1 बार डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। मियोसिस 1 कब शुरू होगी, जब पेरेंटल क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएगा। मियोसिस 2 कब शुरू होगी, बिना रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। मियोसिस 1 के पहले इंटरफेज होगा और मियोसिस 2 के पहले इंटर काइनेसिस होगी। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो 2 हेप्लॉइड सेल मिलेंगी और मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो 4 हेप्लॉइड सेल मिलेंगी। डीएनए का कंटेंट और क्रोमोसोम का नंबर याद रखेंगे, 2n से n हो जाएंगे और n से n रहेंगे। इसका मतलब एक वास्तव में रिडक्शन डिवीजन है, एक इक्वेशनल डिवीजन है। डीएनए का कंटेंट याद रखेंगे, 4C से शुरू करेंगे, 4C से पहले 2C होगा और 2C से CC बचेगा, ये आप याद रखेंगे। क्योंकि जब कभी ये डिवीजन मियोसिस 1 होगा उसके पहले इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन जरूर हो जाएगा। ये रटने वाले सवाल हैं कि मियोसिस की पहचान है होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयरिंग, मियोसिस की पहचान है क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और जब होगा पेयरिंग तो फिर क्या होगा, सेपरेशन। ये घटना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। सेपरेशन कहो या कभी कभी पेपर में ये लिखा मिल जाता है, जरा एनसीईआरटी खोल ले। यहां ये चारों पॉइंट टिक कर लीजिएगा। यहां तो 4 ही दिए हमने, इन्हीं को बढ़ा के 4-6 थोड़ा बढ़ा दिए हैं। जैसे मियोसिस में 2 सीक्वेंशियल क्या होंगे, साइकिल किसकी, न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन। तो पहले वाले को मियोसिस 1 और दूसरे वाले को मियोसिस 2, लेकिन एक ही साइकिल होगी किसकी, डीएनए रेप्लिकेशन। मियोसिस 1 कब शुरू होगा, यहां 2 कर दे गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट एज सच एग्जाम में आए और जहां 1 लिखा वहां 2 कर दे, ये गलत हो जाएगा। मियोसिस 1 कब शुरू होगा, तो कहोगे जब पेरेंटल क्रोमोसोम क्या हो जाए, रेप्लिकेट या डुप्लीकेट हो जाए। और जब रेप्लिकेट हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। वास्तव में क्रोमेटिड अभी बनी नहीं क्योंकि वो तो क्रोमोसोम में दिखती हैं। मियोसिस, अब यहां देखो ना 1 लिखा है ना 2 लिखा है, मियोसिस लिखा है, इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब जब पेयरिंग होगी तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन किसके बीच, नॉन सिस्टर कौन से, होमोलॉगस। कितनी हेप्लॉइड, 4 हेप्लॉइड सेल मिलेंगी, कब, मियोसिस 2। यहां 1 कर दे तो भी गलत हो जाएगा, यहां 2 कर दे तो
तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 1 कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पेयरिंग होती किसमें होती है, 1 ही में होती है। तो यहाँ लिखे जरूर 4 पॉइंट है, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट छिपे हुए हैं। जैसे मियोसिस 1 कब शुरू होती है लिखा है, तो मियोसिस 2 कब शुरू होती है, तो कहोगे बिना रेप्लिकेशन के शुरू हो जाएगी। यहाँ लिखा है 4 हेप्लॉइड सेल मिलती कब, सेकंड पे, तो फिर जब फर्स्ट कंप्लीट होगी तब कितने मिलेंगे, तब 2 मिलेंगे। और साथ में डीएनए वाला अमाउंट वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अब हेडिंग डालिए स्टेप्स ऑफ मियोसिस। अब वहां से पढ़ना शुरू करना है। तो भाई पहले होगी क्या, मियोसिस 1, फिर क्या होगा, इंटरकाइनेसिस, और फिर मियोसिस 2। मियोसिस 1 की अगर हम बात करें तो यहां क्या होगा, प्रोफेज 1, लिखते चले मेटा फेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और साइटोकाइनेसिस 1 होगी। उसके बाद क्या आ जाएगी, इंटरकाइनेसिस, और फिर से क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, और साइटोकाइनेसिस सेकेंड। यहां से कहा जाएंगे, इंटरकाइनेसिस। तो ये साइकिल ऐसे चलेगी 2 मियोसिस के बीच। तो इंटरकाइनेसिस कहां है, तो बिटवीन मियोसिस 1 एंड 2। हेडिंग डालिए प्रोफेज 1। मियोसिस से अगर एग्जामिनर से कहा जाए सवाल बनाओ, तो या तो वो प्रोफेज 1 से सवाल बनाएगा, नहीं तो फिर कंपेयर के सवाल बनाएगा। कंपेयर ऐसे करता है, प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 का कोई कंपेयर ही नहीं है, बिल्कुल लेने देना नहीं है, बहुत बहुत अंतर है। लेकिन मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 का कंपेयर है, क्योंकि बहुत फाइन लाइन है। वैसे एनाफेज 1 और एनाफेज 2 का भी बहुत कंपेयर है। तो अगर कंपेयर का सवाल आया तो या तो मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 का होगा, या तो एनाफेज 1 एनाफेज 2 का होगा, नहीं तो शुद्ध रूप से किसका सवाल होगा, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 का प्रोफेज 2 से कोई कंपेयर ही नहीं, बिल्कुल अलग है। तो हेडिंग डालिए प्रोफेज 1। जब मियोसिस कंप्लीट करेंगे तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के कंपेयर के सवाल आपको एक टेबल में दिखा देंगे कि यहाँ क्या हुआ है, वहां क्या हुआ है, क्या क्या यहाँ हुआ है जो वहां नहीं हुआ है। चलिए जरा सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रोफेज 1 है ये लॉन्गेस्ट फेज है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज है एज कंपेयर टू द प्रोफेज 2, उसकी तुलना में इसमें बहुत अंतर है, ये बहुत बड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स फेज है। इतनी बड़ी है कि एक हेडिंग में पढ़ नहीं सकते हैं, इसी नाते इसको 5 फेज में बांट दिया गया है। किस आधार पर, तो इस आधार पर कि क्रोमोसोम दिख कैसे रहे हैं, क्रोमोसोम का क्या स्थिति है। एनसीईआरटी में लिखा है कि क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पर क्या किया गया है,
5 भागों में बांट दिया गया है या 5 पार्ट में बांट दिया गया है। कौन कौन से? तो याद होंगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो 3 लाइनें लिख लो। लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज डिवाइडेड इनटू 5 फेज किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। अब वो 5 फेज कौन से हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इसमें से पैकिटीन ही लॉन्गेस्ट फेज है। अगर शॉर्टेस्ट पूछेगा तो आप इसी को लगा दीजिएगा, लेप्टोटीन। वैसे दिया नहीं है, इतना लिख लीजिए। हर फेज का एक छोटा डायग्राम बना लेंगे और हर फेज के 2-2, 3-3 क्वेश्चन हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो उधर डायग्राम बन जाएगा, इधर लिख जाएगा। ऐसे ही हर पेज पर अलग अलग हो जाएंगे। शुरू करें। जैसे ही प्रोफेज में जाएंगे, चाहे वो माइटोसिस का प्रोफेज हो चाहे वो मियोसिस का प्रोफेज हो, सबसे पहला काम कंडेंसेशन होगा। किसका? क्रोमैटिन का। तो जैसे ही क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा वैसे ही क्रोमोसोम दिखने लगेंगे। एनसीईआरटी में जो बात लिखी वो याद रखिएगा। क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसा कुछ नहीं है कि अभी थोड़ी देर पहले क्रोमैटिन थे और फिर तुरंत क्या हो गए क्रोमोसोम। ग्रेजुअली विजिबल होंगे धीरे धीरे। और कहाँ दिखाई पड़ जाएंगे? तो जो एनसीईआरटी में लिखा है लाइट माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ जाएंगे। इस पैराग्राफ में एक जगह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिखा है, पिछली बार एग्जामिनर ने वो लाइन दी थी और जहां इलेक्ट्रॉन लिखा था वहां लाइट लिख दिया था और हो गया गलत। तो ये कब दिखाई पड़ेंगे? तो कहोगे ये क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। अभी चूंकि ताजे ताजे क्रोमोसोम बने होंगे, इस नाते बहुत पतले क्रोमोसोम होंगे। इस फेज के दौरान कंडेंसेशन कंटिन्यू रहेगा, मतलब जो शुरुआत में क्रोमोसोम बने होंगे उनसे थोड़े बेहतर क्रोमोसोम लेप्टोटीन के आखिरी में दिखाई पड़ेंगे। तो लेप्टोटीन फर्स्ट फेज है प्रोफेज 1 का। सबसे काम का सवाल ये है कंडेंसेशन स्टार्ट। दूसरा काम का सवाल ये है क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। इससे कैसे होंगे? थिनेस्ट क्रोमोसोम। कंडेंसेशन क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। लेप्टोटीन कब खत्म हो जाएगी और जाइगोटीन कब शुरू हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई लाइन नहीं खींची है कि हाँ लेप्टोटीन खत्म हो गया, अब 2 दिन आराम करेंगे फिर जाइगोटीन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अगला कौन सा होगा? जाइगोटीन। डायग्राम बनाऊं। जाइगोटीन से जुड़े सिर्फ 2 सवाल हैं, केवल 2 सवाल दिख रहे हैं। पहला सवाल ये है कि किसी पर्टिकुलर सेल जिसमें क्रोमोसोम अपीयर होंगे लेप्टोटीन में, जैसे ही जाइगोटीन में जाएंगे क्रोमोसोम के पेयर बनने लगेंगे। अब पेयर कैसे बनेंगे? जैसे मान लेते हैं कि इनके पास टोटल 4 ही क्रोमोसोम हैं इस स्पीशीज जिसमें पढ़ रहे हैं। तो अगर 4 क्रोमोसोम होंगे तो 2 मदर से आए होंगे और 2 फादर से आए होंगे। तो पेयरिंग देखो कैसी होगी। एक पैटर्नल क्रोमोसोम की पेयरिंग एक मैटरनल क्रोमोसोम से हो जाएगी, दूसरे पैटर्नल क्रोमोसोम की पेयरिंग दूसरे मैटरनल क्रोमोसोम से हो जाएगी।
तो एक पैटर्नल और एक मैटरनल क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाएगी। जैसे हम लोगों में टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा जो होता है उस जोड़े में एक क्रोमोसोम मदर का होगा, एक क्रोमोसोम फादर का होगा। तो एक पैटर्नल और एक मैटरनल क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाएगी। जैसे पेयरिंग होगी करेगा पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और उसी के लिए नया शब्द यूज कर लिया गया है बाईवैलेंट। बगल में जो शब्द लिखा वो भी काम का है, ये बाईवैलेंट डायाड है। एनसीईआरटी में लिखा टेट्राड यहाँ बनता है लेकिन दिखता नहीं है, दिखता अगली स्टेज में है। अब ये डायाड और टेट्राड क्या कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए। तो जब हम पेयर की बात करते हैं तो जो पेयर है इसमें देखिए इस एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है, इसमें भी एक ही क्रोमेटिड है, तो पेयर में टोटल 2 क्रोमेटिड हैं। पेयर में अगर 2 क्रोमेटिड हैं तो डायाड कहेंगे, और पेयर में 4 क्रोमेटिड हैं तो टेट्राड। अभी पैकिटीन में जाएंगे, पेयर में आपको 4 दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पेयर में कितने हैं 2। तो किसी बाईवैलेंट में कितने क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, और कितनी क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड। इसी नाते ये रियल में क्या है, बाईवैलेंट डायाड है। हाँ, टेट्राड बनने की तैयारी है, अभी तुरंत इसके बाद पैकिटीन आएगी और वहीं पर हमको टेट्राड विजिबल हो जाएगा। एक और, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम एक साथ आए हैं, लेकिन ये कितनी देर एक साथ रहेंगे इसका कुछ पता नहीं है। इसी नाते दोनों क्रोमोसोम अलग न होने पावे, दोनों के बीच क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अंतर समझिए, क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ जाएंगे लाइट में, लेकिन ये दिखाई पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन में। आखिरी सवाल, जोड़ा बनने को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। देखिए पेयरिंग होगी किसकी, होमोलॉगस क्रोमोसोम, और पेयरिंग को कहेंगे क्या, साइनेप्सिस ऑफ क्रोमोसोम। स्पेलिंग याद रखिएगा, SIS है, यहाँ SES करेंगे तो न्यूरल सिस्टम में चले जाएंगे। जैसे पेयरिंग होगी बनेगा क्या, बाईवैलेंट बनेगा, और बाईवैलेंट है क्या, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। डायाड है कि टेट्राड है, तो कहोगे यहाँ तो डायाड बनेगा, लेकिन अभी बाद में क्या हो जाएगा, ये टेट्राड हो जाएगा। दूसरी पहचान है, बन जाएंगे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिटवीन क्या, होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दिखाई किस में पड़ेंगे, तो ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है, क्या, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन इलेक्ट्रॉन में दिखाई पड़ेगा और कौन लाइट में दिखाई पड़ेगा, क्रोमोसोम लाइट में दिखाई पड़ जाएंगे, जबकि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ेगा। पिछले साल स्टेटमेंट आया है। लेप्टोटीन गुजर गई, जाइगोटीन गुजर गई, तो इसके बाद कौन सी आएगी, पैकिटीन। उसका डायग्राम बना लीजिए फिर बताते हैं। पैकिटीन प्रोफेज 1 की सबसे लंबी फेज है, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट यहां होने हैं। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट तो ये है, अगर आप पीछे जाएंगे तो यहां देखो पेयर में किसी एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है, इसमें भी एक ही क्रोमेटिड है, तो पेयर में कुल कितनी क्रोमेटिड है, 2 हैं। लेकिन जैसे हम पैकिटीन में जाएंगे, देखिए किसी एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, इस क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमेटिड, तो पेयर में कुल कितनी, 4 क्रोमेटिड हो जाएंगे। तो जैसे ही 4 क्रोमेटिड होंगी इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राड। तो बाईवैलेंट टेट्राड स्पष्ट किस फेज में दिखाई पड़ेगा, तो आंसर देंगे पैकिटीन में। क्यों, क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाएगा 2 क्रोमेटिड में। अब जैसे 2 क्रोमेटिड बनेंगी तो किसी एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड का नाम सिस्टर क्रोमेटिड होता है, तो ये दोनों इसकी सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, ये दोनों इस क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। लेकिन इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम के बीच अगर देखेंगे तो क्या कहोगे, नॉन सिस्टर। तो किसी होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर में ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या है, सिस्टर, ये दोनों भी आपस में क्या है, सिस्टर। लेकिन इस क्रोमोसोम की ये क्रोमेटिड, इस क्रोमोसोम की ये क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर। तो सिस्टर का मतलब यह है कि एक ही क्रोमोसोम की
2 क्रोमेटिड, और नॉन सिस्टर का मतलब है एक क्रोमोसोम की अलग, दूसरे क्रोमोसोम की अलग। पहला तो घटना यही हो गया कि क्या साफ नजर आ गया, बाईवैलेंट टेट्राड, देखो लिखा है बाईवैलेंट टेट्राड क्लियरली विजिबल। क्यों? क्रोमोसोम स्प्लिट कर गया है सिस्टर क्रोमेटिड में, इसका मतलब 4 क्रोमेटिड आ गई है किसमें, बाईवैलेंट में, और तभी इसका नाम बाईवैलेंट टेट्राड पड़ा है। पहला काम। अब जब हो जाएगा तो क्या होगा कि किसी एक क्रोमोसोम की और किसी दूसरे क्रोमोसोम की, इस क्रोमोसोम की इस क्रोमेटिड और इस क्रोमोसोम की इस क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। इसका कुछ न कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा और इसका कुछ न कुछ पार्ट यहाँ चला आएगा। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और उसी को कहते क्या है, क्रॉसिंग ओवर। तो जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी उस जगह क्रोमोसोम अटैच हो जाता है और एक गांठ पड़ जाती है, उस गांठ को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यही वो जगह है जहां क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है। हाँ, अभी भी पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम के बीच क्या बना हुआ है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा 5 फेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। इन 5 में से साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस 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 फेज में दिखता है? तो लेप्टोटीन में तो दिखते नहीं है, जाइगोटीन में बना है तो दिखाई पड़ेगा, उसके बाद पैकिटीन में दिख रहा है, इसके बाद जैसे ही डिप्लोटीन में जाएंगे सबसे पहला काम यही होगा, क्या गायब करना है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या करेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी जो घटना हुई है वो कौन सी है, क्रॉसिंग ओवर, या क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किसके बीच हुआ है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और कौन सा, होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ एंजाइम लगता है, कौन सा, रिकॉम्बिनेज। यहाँ क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं उसी जगह पर जहाँ क्या होती है, तो क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है। तो अगर हम पैकिटीन स्टेज की पहचान याद रखें तो 3 याद है। पहला, टेट्राड क्लियरली विजिबल, पहली पहचान। तो जैसे टेट्राड विजिबल होगा सिस्टर और नॉन सिस्टर दिखाई पड़ने लगेंगे। दूसरी खास बात यह है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच एक्सचेंज होगा जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे, रिजल्ट में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएगा। इसके बाद कौन सी घटना होगी, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, सबसे पहले क्या होगा, फिर अब डिप्लोटीन। और जैसे डिप्लोटीन में जाओगे इनका अब कोई मतलब नहीं बचा है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का कोई मतलब नहीं बचा है। होता क्या है, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम इकट्ठा आए तो हैं, लेकिन जैसे मम्मी पापा में बनती नहीं है वैसे क्रोमोसोम में भी नहीं बन रही है, सिर्फ लाए गए हैं एक साथ। कोशिश है कि क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। अभी रस्सियों से क्या कर रखा गया है, बांध के रखा गया कि क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। अब एक्सचेंज हो गया है तो क्या बांध के रखने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी नाते अगली फेज में सबसे पहला काम क्या करेंगे, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अलग करेंगे। और जैसे अलग होगा, जैसे ही साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म होगा वैसे दोनों क्रोमोसोम अलग होने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब अलग हो नहीं पाएंगे। अगर बच्चे हो गए तो क्या अलग हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अलग होने का प्रयास तो करेंगे लेकिन अलग हो नहीं पाएंगे। तो गांठ पड़ी है ना, किस जगह गांठ पड़ी है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। बना लो डायग्राम। तो क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता नहीं है। इसी नाते एनसीईआरटी में लिखा है, इन बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन, जैसे शुरू करेंगे, मतलब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स गायब हुआ, इसका मतलब है डिप्लोटीन शुरू हो गया, क्योंकि अब उसका कोई पर्पज नहीं बचा है। तो हुआ क्या है, क्रोमोसोम एक साथ रखे गए थे, मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। जैसे ही रस्सियां खोली जाएंगी दोनों क्रोमोसोम अलग होने का प्रयास करेंगे। ये आया हुआ सवाल है। बाईवैलेंट क्रोमोसोम
अलग होने का प्रयास कब करते हैं? टेंड टू सेपरेट, सेपरेट होने का प्रयास कब करते हैं? तो आंसर देंगे डिप्लोटीन। और सेपरेट कब होते हैं? तो होते नहीं है, केवल प्रयास ही है। यहाँ प्रयास करते हैं लेकिन अलग नहीं होते हैं, क्योंकि जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां अटैच है अभी भी, इसी नाते एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा और उस एक्स शेप स्ट्रक्चर का नाम कियाज्मेटा है। क्या नहीं मिलेंगे? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखो सबसे पहला काम यही होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जैसे ये होगा वैसे बाईवैलेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम टेंड टू सेपरेट, लेकिन नॉट सेपरेट कंप्लीटली, अलग नहीं हो पाए। बाकी सारे हिस्से अलग हो गए हैं बस, लेकिन जहां क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहां अभी भी क्या है? अटैच हैं। रिमेन अटैच एट पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसी नाते कियाज्मेटा फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एक्स एक स्ट्रक्चर है। ये स्पेशल पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है। कुछ वर्टिब्रेट में डिप्लोटीन स्टेज बनी रहती है महीनों तक या सालों तक, और वो कोई और नहीं, वो हम ही लोग हैं, ह्यूमन की फीमेल है। ध्यान से सुनेंगे। अगर मियोसिस है तो गैमीट बन रहा होगा। अब गैमीट बन रहा है तो या तो स्पर्म बन रहा है तो ओवम बन रहा है। तो जो ओवम फॉर्मेशन होता है इसको oogenesis कहते हैं। उसकी जो रिडक्शन डिवीजन है वो रुक रुक के चलती है। किसी फीमेल में एम्ब्रायोनिक लाइफ में मियोसिस 1 शुरू होता है, उसका प्रोफेज हो जाता है, प्रोफेज में लिप्टोटीन हो जाता है, जाइगोटीन हो जाता है, पैकीटीन हो जाता है। डिप्लोटीन चल रहा था तब तक उस फीमेल की बर्थ हो जाती है। और जैसे ही फीमेल की बर्थ होती है मियोसिस 1 वहीं रुक जाता है। अब किसी फीमेल का जन्म हो गया है, उसके अंदर छोटी सी ओवरी है, उसके अंदर मियोसिस 1 चल रही थी जो रुक गई है। कहाँ? मियोसिस 1 पे ही रुकी हुई है। और उसमें कहाँ रुकी है? तो कहोगे डिप्लोटीन पे रुकी है। अब धीरे धीरे इस फीमेल की एज बढ़ेगी, 1 साल, फिर 2 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल, फिर 12 साल। तो जब 12 साल की एज आएगी तब प्यूबर्टी आएगी। तब वो मियोसिस जो जन्म के पहले शुरू हुआ था, जो डिप्लोटीन पे रुक गया था, वो अब पूरा होगा। तो कितने साल रुकी रही? तो यहां लिखा है ईयर्स, सालों रुकी रहती है। तो कम से कम 10 से 12 साल ये रुकी रहेगी। ठीक है। तो वर्टिब्रेट में डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कितने दिनों तक बनी रहेगी? तो कहोगे ये पूरी प्रोसेस होने में हो सकता है 10-12 साल लग जाए। मान लेते हैं कि किसी फीमेल की एज 45 साल है या 40 साल है और उस समय कोई oogenesis हो रही है, इसका मतलब है कि पूरा टाइम कितना लग गया? 40-45 साल लग गया। तो ये कितने दिन रुके रहेगी पता नहीं। अच्छा, किसी फीमेल में बहुत सारे ऐसे प्राइमरी oocyte होते हैं जिनका रिडक्शन डिवीजन कभी पूरा ही नहीं होता है, मतलब 50 साल गुजर गए ये पूरा ही नहीं हुआ। तो ये कितने दिन रुका रहेगा? तो कहोगे ये महीनों से लेकर के सालों तक क्या रहेगा? रुका रहेगा। अब देखिए प्रोफेज 1 कंप्लीट हो रही है। तो अब प्रोफेज 1 अगर कंप्लीट हो रही है तो प्रोफेज 1 के सारे घटनाएं अब हो जानी चाहिए। जैसे माइटोसिस में क्या क्या हुआ था वो बता दीजिए, वो अब सब होना है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब तो न्यूक्लियस गायब, तो न्यूक्लियोलस गायब तो सेल ऑर्गेनेल गायब। और क्या हुआ था? अरे सेल ऑर्गेनेल के नाम न गिनाओ, और घटना क्या हुई थी? तो घटना ये हुई थी कि जो सेंट्रोसोम थे वो पोल की तरफ जा रहे थे और धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर बन रहा था। तो स्पिंडल अपरेटस भी तो बनेगा। तो प्रोफेज का खत्म हो रहा है ना, तो जो जो होना चाहिए वो सब हो जाएगा। तो अगली फेज कौन सी है? अगली फेज है डायाकाइनेसिस। और डायाकाइनेसिस में क्या 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 होगा? तो देखो क्या क्या होगा। प्रोफेज के खत्म होने की सारी घटनाएं हो जाएंगी। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, न्यूक्लियस गायब, न्यूक्लियोलस गायब, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब, गाल्जी कॉम्प्लेक्स गायब, सारे सेल ऑर्गेनेल क्या हो जाएंगे? गायब। और स्पिंडल अपरेटस धीरे धीरे एपियर होने लगेगा। एक और खास बात है,
इधर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये क्रोमोसोम है, ऐसे बना हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते इस जगह साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हटा था तो यहाँ गांठ बन गई थी, तो दोनों क्रोमोसोम अलग होने का प्रयास करेंगे लेकिन अलग हो नहीं पाएंगे। तो ये जो कियाजमेटा है, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा दूर की तरफ जाएगा, मतलब अभी मैंने यहाँ बनाया है, इसको यहाँ पहुंचा देंगे। तो जो सबसे काम की चीज होनी है, जो कियाजमेटा, वो बिल्कुल किनारे की तरफ जाएगा, इसको टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, ये उसकी पहचान है। बाकी तो प्रोफेज की पहचान है। बना लीजिए डायग्राम। अब क्या नहीं बनाएंगे, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे अब क्या हो रही होगी, दूसरी चीज, सारे सेल ऑर्गेनेल भी क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। देख लीजिए कैसे टर्मिनलाइजेशन होगा। बिल्कुल किनारे, जरा सा टिप केवल अटैच होनी चाहिए बस। ये है टर्मिनलाइजेशन। कियाजमेटा। एक और चीज बन रही है क्या, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होगा, जिसे क्या कहेंगे, स्पिंडल अपैरेटस। तो अगर हम कहेंगे डाया काइनेसिस में क्या होगा, तो पहला सवाल तो यही है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा बिल्कुल टिप पे पहुंच जाएंगे। और दूसरी जो घटना होगी, अपीयरेंस होगा, स्पिंडल अपैरेटस, क्योंकि प्रोफेज की पहचान है ना ये। तीसरी जो घटना होगी, डिसअपीयरेंस। अब क्या क्या गायब कर दोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, मतलब न्यूक्लियस गायब, तो फिर न्यूक्लियोलस भी तो गायब हो जाएगा। और सेल ऑर्गेनेल। एनसीईआरटी खोलो। पूरा एक पेज लिखा है यहां, प्रोफेज 1। ये क्या है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, टिपिकली लॉन्गर है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसकी तुलना में, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इसको बांट दिया गया है कितनी फेज में, 5। ये टिक कर लो, हाईलाइट कर लो, ऑन बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाया काइनेसिस। पैराग्राफ पूरा यहां से लेकर के यहां तक लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जरूर, ड्यूरिंग लेप्टोटीन क्रोमोसोम क्या लिखा है, ग्रेजुअली विजिबल, क्वेश्चन ही है क्या लिखा है,
लाइट माइक्रोस्कोप, इसको इलेक्ट्रॉन करोगे गलत हो जाएगा। कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम मतलब कंडेंसेशन कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट द लेप्टोटीन, खत्म। अगला कौन सा, जाइगोटीन। क्रोमोसोम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, और इस प्रोसेस को कहते क्या है, साइनेप्सिस। तो जो क्रोमोसोम होंगे वो कौन से होंगे, होमोलागस। फिर हाईलाइट कर लो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखोगे किसको, जो क्रोमोसोम साइनेप्सिस में आए हैं, तो मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नाम। किसमें दिखाई पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो वहां मिलेगा क्या, एक जोड़ी साइनेप्स्ड होमोलागस क्रोमोसोम, और जोड़ी को कहोगे क्या, बाइवैलेंट। यहां देखो लिखा है टेट्राड। एनसीईआरटी वाले बहुत सावधानी से लिखे हैं, इसको बोल्ड किए हैं और इसको बोल्ड नहीं किए हैं। क्या स्याही खत्म हो गई थी, इंक तो खत्म नहीं हो गई थी, इंक तो रही ही होगी। क्या किया है, उनको पता है कि ये बाइवैलेंट तो बना है। बाइवैलेंट का मतलब होता है पेयर, लेकिन पेयर में चारों क्रोमेटिड दिख नहीं रही हैं, इसी नाते इसको हल्के में लिख दिए। आगे लिखा है दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में विजिबल शब्द आएगा, टेट्राड विजिबल, तो आंसर पैकीटीन देंगे। लेकिन अगर फॉर्मेशन आ गया तो आप डिप्लोटीन लगा दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट टू स्टेज, सॉरी डिप्लोटीन नहीं, जाइगोटीन। फर्स्ट टू फेज क्या है, थोड़ी छोटी होती है, लेकिन बड़ी स्टेज कौन सी है, पैकीटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज, ये दो स्पष्ट लिखा क्या, 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवैलेंट। आराम से बताओ, बाइवैलेंट में अगर 4 क्रोमेटिड हैं तो क्रोमोसोम में कितने हैं, क्रोमोसोम में 2 हैं भाई, बाइवैलेंट में 4 है ना। क्रोमोसोम बिकम क्लियरली डिस्टिंक्ट और क्लियरली अपीयर एज ए टेट्राड। दिस स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एक लाइन, ये वही जगह है जहां क्या हुई होगी, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ क्या, होमोलागस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो कहोगे एक्सचेंज है किसका, जेनेटिक मटेरियल का, किसके बीच, टू होमोलागस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर में एंजाइम लगेगा, नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ genetic material on the 2 chromosome. Recombination between homologous chromosome completed at the end of पैकीटीन, लिविंग क्रोमोसोम। लिंक होंगे कहां, उसी जगह पर जहां क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, अगर बिगनिंग की जगह इंड कर देगा तो गलत हो जाएगा। डिप्लोटीन की शुरुआत, सबसे पहला काम क्या करोगे, डिजोल्यूशन करोगे। किसको, क्योंकि अब उनका कोई पर्पज नहीं बचा है, तो इसी का रिजल्ट ये है। टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलागस क्रोमोसोम ऑफ बाइवैलेंट क्या करेंगे, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, अलग होंगे, बस कहां नहीं अलग हो पाएंगे, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो बनेगा क्या, एक शेप स्ट्रक्चर, और एक शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कियाजमेटा। तो अगर यहाँ ए बी और सी लिखिए 3 घटनाएं, तो घटनाएं देखो, एक घटना है डिजोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, एक घटना है टेंडेंसी टू सेपरेट, और एक घटना है कियाजमेटा फॉर्मेशन। पहले क्या होगा, तो सीक्वेंस में पहले क्या करोगे, डिजोल्यूशन, फिर टेंडेंसी टू सेपरेट, तब बनेगा क्या, एक शेप स्ट्रक्चर। फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1 क्या है, डायाकाइनेसिस, मार्क्ड बाई, हाईलाइट कर लो, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा ड्यूरिंग दिस फेज। हाँ, ये पॉइंट एक छूट गया बेटा, जानते हो क्यों, प्रोफेज खत्म हो रहा है तो क्रोमोसोम भी तो ठीक अच्छे दिखाई पड़ने लगे होंगे,
लेप्टोटीन में तो बहुत पतले क्रोमोसोम रहे होंगे, जरा बढ़ा लीजिएगा। क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस है, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस, लेकिन साथ में क्या आ गया, मियोटिक। वहां कौन सा स्पिंडल था, माइटोटिक था, यहाँ मियोटिक है। असेंबल, और ये क्यों किया गया है, क्योंकि आगे हमको करना क्या है, सेपरेशन करना है क्रोमोसोम का। यहां स्पष्ट लिखा है इंड, इंड ऑफ डायनोसिस। अगर यहां बिगिनिंग कर दे फिर गलत हो जाएगा। डायाकाइनेसिस की शुरुआत में थोड़े सब गायब होंगे, वो तो अंत में गायब होंगे। क्या, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब इस फेज के बाद हमको क्या मिलना है, मेटाफेज। मेटाफेज में देखो 3 लाइनें लिखी हैं, मेटाफेज की ये 3 लाइनें, मेटाफेज 1 और यहां भी देखो मेटाफेज 2 में 3 लाइनें लिखी हैं। सिर्फ अंतर याद रखिएगा, इन दोनों लाइनों में अंतर क्या है, तो जरा अंतर पढ़ लीजिए। यहां तक सब कुछ सही लिखा, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल, ये इतनी लाइन दोनों में लिखी है। इसके बाद अलग है अटैच टू, देखो नेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, कहां पढ़ रहे हो, मेटाफेज 2 में। और 1 में देखो क्या लिखा है, लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल गेट अटैच टू। यहां तक तो सही है ना, सिर्फ इतना अंतर बस। अभी बहुत आसान लग रहा है क्योंकि अभी सामने लिखा हुआ है। कोई एक लाइन आ जाएगी, या तो ये लाइन आएगी या तो वो लाइन आएगी, और ऑप्शन होगा कि बताओ ये मेटाफेज 1 है कि मेटाफेज 2 है। तो कैसे पहचानोगे, तो जिसमें क्रोमोसोम लिखा होगा वो मेटाफेज 1 है, और जिसमें क्रोमैटिड लिखा होगा वो मेटाफेज 2 है। अभी बहुत आसान है, ऐसे एनाफेज में भी अंतर है, ठीक है। हेडिंग डालिए मेटाफेज, मेटाफेज 1। अभी लिखेंगे नहीं, देखेंगे इधर। जैसे मान लेते हैं कि ये सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, अब क्रोमोसोम केवल है। तो मेटाफेज चाहे प्रोफेज का हो और मेटाफेज चाहे मियोसिस का हो चाहे माइटोसिस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज तो 100% सेम है। क्या सेम, देखिएगा, स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम, अटैच होना ही होना है, बस अटैचमेंट का अंतर है। जरा देखेंगे, डायग्राम से समझ में आएगा, अभी देख लेना फिर बनाइएगा। इधर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये क्रोमोसोम है, हमने क्रोमोसोम दोनों जोड़ रखे हैं क्योंकि अभी क्रोमोसोम अलग नहीं हुए हैं। ये दूसरा पेयर है, ध्यान से देखेंगे, ये इस पोल पर यहां का एस्टर है और ये इस पोल पर यहां का एस्टर है। इस पोल का स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच है और इस पोल का स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच है। बस हमको सिर्फ अटैचमेंट बता दीजिए, तो ऐसे कहोगे स्पिंडल फाइबर अटैच टू, यहां काइनेटोकोर होगा इस जगह, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ये वाला पोल इस क्रोमोसोम से अटैच है, ये वाला पोल इस क्रोमोसोम से अटैच है और ये वाला पोल इस क्रोमोसोम। अगर यहां माइटोसिस पढ़ रहे होते तो माइटोसिस ऐसे पढ़ते, एक ही क्रोमोसोम क्या होता, दोनों पोल से अटैच होता। यही अंतर है मियोसिस और माइटोसिस में। यहां एक क्रोमोसोम एक पोल से, दूसरा क्रोमोसोम दूसरा पोल से।
एक और खास बात, यहाँ पेयर भी तो दिखाई पड़ रहा है, क्या माइटोसिस में पेयर दिखाई पड़ेगा? तो मेटाफेज की पहचान 3, पहला सवाल, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम, वहां क्या होगा? क्रोमैटिड से अटैच होंगे। दूसरा सवाल, सारे क्रोमोसोम मेटाफेज में इक्वेटर पर पहुंच जाएंगे। तो यहां 2 क्रोमोसोम है, तो एक मेटाफेजिक प्लेट ये होगी और एक मेटाफेजिक प्लेट ये होगी। इसको डिलीट कर देते हैं। ये क्या है? मेटाफेजिक प्लेट कितनी है? 2 ही क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला सवाल, स्पिंडल फाइबर किस प्रकार से अटैच है? तो कहोगे अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, और इस पैटर्न से कि एक क्रोमोसोम एक पोल से दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल से अटैच है। सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज है, एक मेटाफेजिक प्लेट में कि 2 मेटाफेजिक प्लेट में? तो कहोगे 2 मेटाफेजिक प्लेट में। डायग्राम बना लीजिए, हम लिख रहे हैं, लिख डालिए। ध्यान से सुनेंगे। जब प्रोफेज चल रहा था तो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम एक साथ आए थे। कब? जाइगोटीन में रस्सियों से बांध दिए गए थे। क्या नाम था? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। फिर रस्सियां खोली गई कब? डिप्लोटीन में। क्रोमोसोम अलग होने का प्रयास किए लेकिन अलग हो नहीं पाए, प्रयास लेकिन चल रहा है। फिर डायकाइनेसिस प्रयास किए तो जो कियाजमेटा वो किनारे पहुंच गया लेकिन अलग तब भी नहीं हुए। फिर मेटाफेज में प्रयास तो कर ही रहे होंगे लेकिन अभी इनको घुमा फिरा करके कहाँ पहुंचाना था? इक्वेटर पर पहुंचाना था। अब जब ये इक्वेटर पर अरेंज हो गए हैं उसके बाद ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं या जो स्पिंडल फाइबर हैं ये छोटे होंगे, ये इधर की तरफ खींचेंगे और ये इधर की तरफ खींचेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि ये पेयर टूट जाएगा। तो जैसे ही पेयर टूटेगा इसको कहते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम या सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मियोसिस 1 की ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्रोमोसोम का अलग होना। क्रोमोसोम अलग होंगे क्या? क्रोमैटिड अलग होंगे। तो ये दोनों क्रोमैटिड अलग नहीं होंगे, ये साथ में रहेंगे और ये दोनों साथ में रहेंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होगा कि क्रोमैटिड अलग होगा?
तो कहोगे क्रोमोसोम अलग होगा लेकिन क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे। इसका मतलब सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी आपस में अटैच हैं। सिस्टर क्रोमेटिड अगर आपस में अटैच हैं तो ये एनाफेज 1 है, और सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गई तो ये एनाफेज 2 है। लिखो एनाफेज 1। डायग्राम बना लीजिए पहले। ना बतियाओ। ये स्पिंडल फाइबर इधर छोटा होगा, ये इधर छोटा होगा, ये इधर छोटा होगा, ये इधर, तो इसको कहेंगे क्या? शॉर्टनिंग। ऑफ स्पिंडल फाइबर। और ये क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पहचान है सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक क्वेश्चन, इसी को कहते हैं डिसजंक्शन। ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच टू किससे? सेंट्रोमियर। और ये जो सेपरेटेड क्रोमोसोम होंगे वो किधर की तरफ जाएंगे? पोल की तरफ जाएंगे, पहुंचेंगे नहीं। जैसे पहुंचेंगे टीलोफेज आ जाएगी। सेपरेटेड क्रोमोसोम मूव टूवर्ड क्या? पोल। टीलोफेज। सिर्फ दो ही घटनाएं। क्या? ये लोग जहां जा रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन। दूसरा, पहुंच के क्या करेंगे? तो जैसे पहुंचेंगे वैसे डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप डीकंडेंसेशन कहो या इसको डिस्पर्सन भी कहते हैं। तो डीकंडेंसेशन से क्रोमेटिड बनेगा ना, कि क्रोमेटिन बनेगा? जल्दी बनाओ। ऐसे ही क्या बनेगा? क्रोमेटिन बनेगा, और क्रोमेटिन स्प्रेड कर जाएगा। इसको डिस्पर्सन ऑफ क्रोमेटिन कहेंगे। लेकिन पूरी तरीके से फैल नहीं पाएंगे, मतलब पूरी तरीके से डीकंडेंसेशन हो नहीं पाएगा। क्यों? अभी तुरंत बाद क्या होनी है? डायाकाइनेसिस होकर के मियोसिस 2 होनी है। अगर मियोसिस 2 ना होनी होती तो आराम से पूरा डिस्पर्स कर जाते। तो यहाँ लिखा है एनसीईआरटी में कि जो क्रोमोसोम है वो पूरी तरीके से डिस्पर्स
नहीं हो पाते हैं तब तक फिर से क्रोमोसोम बनने का नंबर आ जाता है। तो और एक और खास बात होगी, सब कुछ रीअपियर भी तो हो जाएगा, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, तभी तो 2 डाटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल भी क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। छोटा सा डायग्राम बनाना है, लिखना है। पूरी तरीके से डिकंडेंस नहीं हो पाएंगे। बस लिख लीजिए, एनसीईआरटी खोल लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी खोल लीजिए, बस 2 मिनट है। कहां तक पहुंच गए थे? हाँ, देखो मेटाफेज में क्या लिखा है, बाईवैलेंट क्रोमोसोम एलाइन हो गए कहां, इक्वेटर प्लेट। बस प्लेट बताओ कितनी, तो प्लेट यहां होंगी 2, ये और सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल के अटैच टू, यहां से हाईलाइट करिएगा, काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। लग रहा जल्दी में लिख रहे थे, इतना कम लिख के चले गए, एनाफेज में तो और कम लिखे हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, जबकि सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएशन एट सेंट्रोमियर खत्म, टीलोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो गया, रिपेयर।
अब ये देखो लाइन लिख दी सीधे, साइटोकाइनेसिस होगी तो बनेगा 2 सेल, अगले लेक्चर पर बताएंगे। फिर ये इतनी कहानी जो दी है ये सब किसमें दी है, इंटरकाइनेसिस फिर मियोसिस सेकेंड। चलो जो भी बचा है वो अगले लेक्चर पढ़ लेंगे, जाओ।